जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। दादी माँ ने उसे अपनी शादी से लेकर अब तक के सफर के बारे में बता दिया। मीरा खामोशी से उन्हें सुनती रही। दिन चढ़ने लगा था। दादी माँ और मीरा अंदर चली आईं। मीरा ने देखा रघु बरामदे से कपड़े का ढेर लेकर जा रहा था, तो वो मदद के लिए उसके पास आई और कहा, लाइए कुछ कपड़े हमें दे दीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी, ये अक्षत बाबा के कपड़े हैं, इन्हें तो हमें ही रखने जाना होगा। उन्हें नहीं पसंद कोई उनकी चीजों को हाथ लगाए। मीरा ने सुना तो उसे बड़ा अजीब लगा और वो सोचने लगी, आखिर ये अक्षत है क्या? आपको कुछ चाहिए दीदी? रघु की आवाज से मीरा की तंद्रा टूट गई और उसने धीरे से नामे गर्दन हिला दी। वो अंदर चली आई। बालकनी में गमलों में पौधे लगे थे। मीरा उनकी ओर चली आई। उसने खराब हो चुकी पत्तियों को अलग किया और गमलों की सफाई करके उनमें पानी देने लगी। दादू बाहर से आ चुके थे और काफी देर से वो मीरा को ये सब काम करते हुए देख रहे थे। मीरा बड़े प्यार से पौधों की सिंचाई कर रही थी, जिसे देखकर दादू की आंखों को सुकून मिल रहा था। वो चलकर मीरा के पास आए और वहां पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बड़े दिनों बाद किसी को इतने इत्मीनान से काम करते देखा है। अरे दादाजी आप? मीरा ने दादू की आवाज सुनकर कहा, तुम मुझे सबकी तरह दादू ही बुलाया करो, अपनापन लगता है। वैसे तुम आज ही इस घर में आई हो और आज ही काम में खुद को व्यस्त कर लिया। दादू ने बड़े प्यार से कहा, हमें ये सब काम करना पसंद है दादू। पौधे भी इंसान की ही तरह होते हैं। जैसे कोई उदास इंसान अच्छा नहीं लगता, वैसे ही मुरझाया हुआ पौधा भी अच्छा नहीं लगता। और हमारी माँ कहती थी कि मुरझाए हुए पौधे घर में रखना अच्छा शगुन नहीं होता है। मीरा ने धीमी आवाज में पौधे पर लगे उस छोटे से फूल को सहलाते हुए कहा, तुम तो बहुत समझदार बच्ची हो। ये पौधे अक्षत लाया था जब पिछले साल हम सब बनारस गए थे घूमने। वहाँ से लौटते हुए रास्ते में उसने ये खरीदे थे। ये बात और है, घर में लाने के बाद उस नालायक ने इसे संभाला नहीं, दादू ने कहा। दादू के मुंह से अक्षत का नाम सुनकर मीरा के दिमाग में फिर वही दो आंखें घूमने लगी। उसे खामोश देखकर दादाजी ने कहा, तुम करो, मैं चलता हूँ। दादू वहाँ से चले गए। मीरा वही बैठी अक्षत के बारे में सोचने लगी, जिसका नाम वो सुबह से लगातार सुन रही थी, लेकिन जिसे देखा नहीं था उसने। ए मीरा, वहाँ क्या कर रही हो तुम? निधि ने बाहर से आते हुए कहा, जिसके हाथ में कुछ बैग्स थे। निधि को वहां देखकर मीरा उठी, हाथ धोए और हॉल में आ गई। मीरा निधि के पास आई तो निधि ने एक नोटबुक उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ये लो तुम्हारे 1 महीने के बैक नोट्स। ये तुम्हें कहाँ से मिले? मीरा ने हैरानी से कहा। विनीत से, आज मार्केट में मिला था। मैंने उसे कहा कि मीरा 1 महीने कॉलेज नहीं आई थी, तो उसने खुशी खुशी अपने नोट्स दे दिए। निधि ने सोफे पर बैग रखते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें उससे नोट्स नहीं लेने चाहिए थे। मीरा ने गंभीर होकर कहा, ओ कम ऑन मीरा, सब जानते हैं विनीत तुम्हें पसंद करता है और इसलिए उसने तुम्हें अपने नोट्स दिए हैं। निधि ने कहा, हम उसे कल ही वापस लौटा देंगे। मीरा ने कहा, तुम्हारी मर्जी। निधि ने सोफे पर बैठते हुए कहा। मीरा ने बुक को टेबल पर रखा और निधि के बगल में बैठ गई। निधि ने एक बैग से चॉकलेट का पैकेट निकालते हुए कहा, खाओगी? तुम्हें पता है ना, हमें चॉकलेट नहीं पसंद। मीरा ने कहा, तुम ना दुनिया का 8वां अजूबा हो। अक्षत भैया के जैसे। मतलब तुम दुनिया की पहली लड़की होगी जिसे चॉकलेट्स नहीं पसंद। वैसे भी मैं ये अक्षत भैया के लिए लाई थी, उन्हें डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है। निधि ने एक पीस मुंह में रखते हुए कहा। अब तक सबके मुंह से अक्षत का नाम सुन सुनकर मीरा थक चुकी थी और इस बार तो निधि ने उसे अक्षत के जैसा भी बता दिया था। मीरा उठी और वहां से चली गई। निधि को बड़ी हैरानी हुई मीरा के जाने से। उसके मुंह से हैरानी भरे शब्द निकले, अब इसे क्या हुआ? खैर, पहले चॉकलेट खा लूं फिर पूछती हूँ। निधि ने एक और पीस मुंह में रख लिया। शाम हो चुकी थी और ठंड भी बढ़ने लगी थी। मीरा ने कबर्ड में रखा अपना क्रीम कलर का स्वेटर निकाल लिया और पहनकर नीचे आ गई। दादी माँ पूजा घर में शाम की संध्या आरती कर रही थी। दादाजी हॉल में बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहे थे, जिन्हें पूजा करते हुए दादी बीच बीच में टोक भी रही थी।
आवाज कम कीजिए ना। पर दादाजी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मीरा ये नजारा देखकर मुस्कुरा उठी। हॉल से कुछ ही दूर बने डाइनिंग एरिया में रघु टेबल पर रखी प्लेट साफ करके लगा रहा था। उसका ध्यान टेबल पर कम और न्यूज पर ज्यादा था और उसी के हिसाब से उसके चेहरे के भाव भी बदल रहे थे। मीरा उसके पास आई और इशारों में ही उसे वहां बैठकर टीवी देखने को कहा और उसके हाथ से कपड़ा लेकर खुद प्लेट पोंछकर रखने लगी। रघु मीरा के इस व्यवहार पर मुस्कुरा उठा। वहां से मीरा किचन की ओर आई और दरवाजे पर आकर रुक गई। उसे दरवाजे पर खड़े देखकर राधा ने कहा, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? मीरा ने कुछ नहीं कहा। शायद वो कहने से हिचकिचा रही थी। राधा ने उसका चेहरा देखा तो उसकी परेशानी समझ गई और कहा, तुम सोच रही होगी हम लोग ब्राह्मण हैं और तुम राजपूत, तो रसोई के अंदर आऊं या नहीं, यही बात है ना? जी, हम राजपूत जरूर हैं लेकिन शाकाहारी है, मीरा ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, राधा ने मुस्कुरा कर कहा। मीरा अंदर आई। किचन एक कमरे जितना बड़ा था। सारा सामान व्यवस्थित जमा हुआ था। किचन देखकर मीरा इतना तो जान चुकी थी कि राधा को सफाई पसंद थी। वो किचन की हर चीज को बड़े गौर से देख रही थी। तभी उसकी नजर सामने रैक पर रखे कॉफी मग पर गई। मीरा ने उसे उठाया। उस पर किसी लड़के की तस्वीर थी लेकिन चेहरा नहीं नजर आ रहा था। उसने अपने हाथ को अपने चेहरे से बिल्कुल ढका हुआ था जिससे सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। मीरा ने पलट कर देखा तो पीछे एक मैसेज लिखा था, My eyes are enough for you to fall in love with me. तुम्हारा मेरे प्यार में पड़ने के लिए मेरी आंखें ही काफी है। मीरा ने पढ़ा तो उसे बहुत अजीब लगा। वो जैसे ही पलटी, राधा पीछे खड़ी थी। उसने मीरा के कहने से पहले ही मग की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा छोटा बेटा अक्षत, इसे तस्वीरें खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लास्ट बर्थडे पर निधि ने ली थी और इसे गिफ्ट की थी। मीरा ने फिर से अक्षत के बारे में कुछ नया सुना। अंदर ही अंदर झुंझलाहट भी थी। मीरा को खामोश देखकर राधा ने कहा, इसे वहां रख दो। कहकर मीरा पलटी और हाथ को जोर से झटका, वैसे ही जैसे हम लोग किसी सामान को फेंकते हैं। राधा सब्जियां काटने में बिजी थी तो मीरा उनके पास आई और कहा, हम आपकी कुछ मदद करें? नहीं बेटा, मैंने सब कर लिया है, बस दादाजी के लिए कुछ फीका बनाना है। तुम कुछ लोगे? चाय, कॉफी? राधा ने कहा, नहीं आंटी, आपकी हेल्प करते तो हमें अच्छा लगता। वैसे भी जब से आए हैं तब से मेहमान जैसा महसूस कर रहे हैं। मीरा ने मासूमियत से कहा, अच्छा तो ये बात है, फिर एक काम करो, वो वहाँ जो कच्चा नारियल रखा है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। अक्षत को नारियल की चटनी बहुत पसंद है, खुश हो जाएगा वो। राधा ने सब्जियां बर्तन में डालते हुए कहा। मीरा ने कहा और चाकू उठाकर नारियल की ओर बढ़ गई। उसने नारियल का टुकड़ा उठाया और उस पर ऐसे चाकू चलाया जैसे वो नारियल नहीं, अक्षत की गर्दन हो। इस एक नाम ने आज उसे जितना परेशान किया था शायद जिंदगी में किसी ने ना किया हो। जिसके नाम से मीरा इतना परेशान थी, वो खुद जब उसके सामने आएगा तब क्या होगा कोई नहीं जानता था। नारियल काट कर मीरा बाहर चली आई। उसने राधा को डाइनिंग पर खाना लगाने में मदद की और फिर हाथ मुंह धोने चली गई। मुंह धोकर जब उसने खुद को आईने में देखा तो परेशानी के भाव उसके चेहरे से साफ साफ झलकने लगे। तौलिए से मुंह पोंछते हुए वो मन ही मन खुद से कहने लगी, आखिर क्या भला है ये अक्षत? घर में सबकी जुबान पर उसका ही नाम है, हर कोई बस उसकी खुशी की बात करता है। अच्छा है या बुरा है कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। और फिर उसके ये अजीब थॉट्स, आखिर कौन है ये अक्षत? हाथ मुंह धोकर मीरा डाइनिंग के पास आई। दादा दादी निधि वहां पहले से बैठे थे। राधा ने मीरा को भी बैठने को कहा। विजय और अर्जुन भी ऑफिस से आ चुके थे। सभी आकर डाइनिंग के चारों ओर बैठ गए। खाने की खुशबू से हॉल महक रहा था। मीरा की नजर दरवाजे की ओर थी। सब आ चुके थे लेकिन उससे जिसका इंतजार था वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। राधा भी सबके साथ आकर बैठ गई। उसने देखा सब है लेकिन अक्षत नहीं है। उसने अर्जुन से कहा, अज्जू ये अक्षत कहाँ रह गया, जरा फोन लगाना उसे। माँ, मेरी बात हुई थी उससे, उसने बताया कि वो किसी दोस्त की पार्टी में है, खाना खाकर लौटेगा।
अर्जुन ने कहा, ये लड़का भी ना क्या क्या करेगा कोई नहीं जानता, आप सब लोग शुरू कीजिए। राधा ने कहा और सबकी प्लेटों में खाना परोसने लगी। अर्जुन मीरा के बिल्कुल सामने ही बैठा था और बीच बीच में वो मीरा को देख भी लेता, लेकिन मीरा कहीं और ही खोई हुई थी। अक्षत से वो फिर नहीं मिल पाई। सबने खाना शुरू किया। राधा ने एक कटोरी में खीर निकाली और मीरा की ओर बढ़ाकर कहा, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है, खाकर देखो कैसी बनी है। मीरा ने एक चम्मच खीर चखी। खीर बहुत टेस्टी थी। मीरा ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, खीर बहुत अच्छी बनी है आंटी, थैंक यू। मीरा, मम्मा ना खीर के साथ साथ और भी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, तुम यहाँ रहोगी ना तो इनके हाथ का खाना खाकर ही इनकी फैन हो जाओगी। निधि ने कहा, खाएंगे भी और साथ साथ बनाना भी सीखेंगे। मीरा ने कहा, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? इस बार सवाल अर्जुन की तरफ से था, जो कि उसने जल्दबाजी में कहा। सब उसकी ओर देखने लगे तो उसने झिझकते हुए कहा, मेरा मतलब लड़कियों को तो खाना बनाने का शौक होता है ना, इसलिए। अर्जुन की हालत देखकर मीरा मुस्कुरा उठी और कहा, जी नहीं, हमें खाना बनाना नहीं आता, सीखने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। घर पर माँ बनाती थी और हॉस्टल में मेस में बना बनाया मिल जाया करता था। हमें सिर्फ चाय बनानी आती है। हॉस्टल का खाना कैसे खा लेती थी आप? मैं खुद 2 साल दिल्ली हॉस्टल में रहा हूँ, सच में बहुत ख़राब होता है। अर्जुन ने मुंह बनाकर कहा, इतना बुरा भी नहीं होता है, बस दाल में कभी कभी पानी ज़्यादा हो जाता है और आलू की सब्जी में आलू कहाँ है ये ढूंढना पड़ता है। मीरा ने कहा तो सभी हंसने लगे। वो खुद भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अर्जुन बड़े प्यार से मीरा को मुस्कुराते हुए देख रहा था। निधि, जो कि उसके बगल में ही बैठी थी, उसने अर्जुन को कोहनी मारी तो वो झेप गया और दूसरी ओर देखने लगा। विजय ने मीरा की ओर देखकर कहा, बेटा, कॉलेज में किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो बताना, यहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। अच्छे से पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू अंकल, हम ज़रूर मेहनत करेंगे और कामयाब बनकर दिखाएंगे। मीरा ने कहा, बिल्कुल बनोगी बेटा जी, और अपनी माँ का नाम रोशन करोगी। दादू ने कहा। ऐसे ही हल्की फुल्की बातों के बीच सबने खाना खाया और फिर दादू दादी साथ साथ बाहर घूमने निकल गए। अर्जुन उठकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। पापा हॉल में बैठकर न्यूज़ देखने लगे और राधा किचन जमाने में लग गई। निधि मीरा को लेकर बालकनी में आ गई और दोनों सामने बगीचे में टहलते हुए दादू दादी को देखने लगी। दादा दादी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चहलकदमी कर रहे थे। उनकी बातें तो साफ सुनाई नहीं दे रही थी, पर कभी कभी बीच में दोनों मुस्कुरा उठते। मीरा, तुमसे एक बात पूछूं? निधि ने मीरा की ओर पलट कर कहा। पूछो। मीरा ने अपने दोनों हाथों को आपस में समेट कर कहा। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? निधि ने पूछा। नहीं, मीरा ने सीधा सा जवाब दिया। कभी तो होगा ना, निधि ने कहा। शायद, मीरा ने कहा। शायद क्या यार, तुम इतनी सुंदर हो, तुमसे तो किसी को भी प्यार हो सकता है, निधि ने कहा। वैसे तुम आज ये सब क्यों पूछ रही हो? मीरा ने निधि की आंखों में देखते हुए कहा। बस ऐसे ही। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नज़र में प्यार क्या है? निधि ने फिर सवाल किया। प्यार, सोचते हुए मीरा ने इधर उधर देखा और उसकी नज़रें सामने दादा दादी पर जा रुकी और उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा, वो। तुम्हारा मतलब दादा दादी? निधि ने असमझ की स्थिति में कहा। उम्र के आखिरी पड़ाव में वो दोनों साथ साथ हैं, खुश हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहना, यही तो प्यार है। इन्होंने खुशी, गम, हंसी, आंसू सब साथ देखे होंगे। सैकड़ों परेशानियां आई होंगी, फिर भी इन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा होगा। एक दूसरे का सहारा बने हुए ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहे होंगे और उन खुशियों का सबब आज इनके चेहरों पर नज़र आ रहा है। मीरा ने निधि को समझाते हुए कहा। वाह, तुम कितना डीपली सोचती हो यार, निधि ने इम्प्रेस होते हुए कहा।
डीपली नहीं, प्रैक्टिकल सोचते हैं। जैसे दादा दादी को देखकर कहा वैसे ही, मीरा ने कहा। निधि मुस्कुराई और कहा, कैसे भी सोचो कहती तो हमेशा सही हो ना। मुझे ना तुम अपनी शागिर्द बना लो, कसम से ऐसे गुरु ज्ञान की हमें बहुत ज़रूरत है। निधि की बातों पर मीरा हंसने लगी तो निधि एक पल के लिए उसकी हंसी में खो सी गई और कहा, मीरा तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो, हमेशा ऐसे ही रहा करो ना। ये मुस्कुराहट तुम्हारी वजह से ही है निधि, इसके लिए जितनी बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करें कम ही होगा, मीरा ने कहा। दोनों वही खड़ी बातें करने लगी। बीच बीच में मीरा की नजरें मेन गेट की ओर चली जाती। ये तुम बार बार गेट की तरफ क्या देख रही हो, कोई आने वाला है क्या? निधि ने छेड़ते हुए कहा। कुछ भी बोलती हो तुम, ठंड बहुत है यहाँ, मैं अंदर जा रही हूँ, मीरा ने नजरें बचाते हुए कहा, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। दादा दादी को अंदर आ जाने को बोलकर निधि भी अंदर चली आई। मीरा और निधि अपने कमरे में चली आई। निधि आते ही कंबल में घुस गई तो मीरा ने कहा, ये क्या, अभी 10 बजे है, पढ़ाई नहीं करनी? अरे इतनी ठंड में कौन पढ़ाई करता है मीरा? निधि ने कंबल में दुबकते हुए कहा। हम करते हैं और हमारे साथ साथ तुम भी करोगी, कहते हुए मीरा ने एक झटके में कंबल को निधि से दूर कर दिया। निधि उठकर बैठ गई और कहा, क्या यार मीरा, सोने दो ना, कल से करेंगे पढ़ाई। कल करे सो आज कर, वो बात नहीं सुनी, अब चुपचाप किताब खोलो और चैप्टर्स पढ़ो। मीरा ने उसके हाथ में किताब थमा दी और खुद उसके सामने अपनी किताब लेकर कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लगी। कमरे की खिड़कियां, दरवाजे सब बंद थे और हीटर भी ऑन था, इसीलिए ठंड का एहसास कम था। निधि बेमन से किताब पढ़ने लगी। मीरा अपनी किताब में मग्न थी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब उसके सामने बैठी निधि किताब लिए लिए ही सो चुकी है। घंटे भर बाद जब मीरा का ध्यान निधि पर गया तो उसने देखा निधि सो चुकी है। उसने अपनी किताब साइड में रखी और उठकर निधि के पास आई। उसने धीरे से उसके हाथों से किताब को निकाला और पास पड़ा तकिया उसके सर के नीचे लगा दिया। मीरा ने किताब को टेबल पर रखा और फिर कंबल उठाकर निधि को ओढ़ा दी। मीरा वापस कुर्सी पर आकर बैठ गई, अपनी किताब पढ़ने में बिजी हो गई। कुछ वक्त बाद ही नींद ने मीरा की आंखों पर दस्तक देनी शुरू कर दी। उबासी आने लगी तो उसने किताब बंद करके टेबल पर रख दी। घड़ी की ओर देखा जो कि रात के 12 बजा रही थी। मीरा को याद आया कि निधि ने नीचे उसे विनीत की बुक दी थी, वो शायद नीचे ही रह गई। लाकर बैग में रख देती हूँ, कल सुबह कॉलेज में विनीत को लौटा दूंगी, मीरा ने मन ही मन कहा और नीचे चली गई। मीरा नीचे आई, सब सो चुके थे। उसने धीरे से टेबल पर रखी किताब उठाई और लेकर जैसे ही जाने को हुई, उसे खिड़की के पास एक परछाई दिखी जो सहारा लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मीरा ने गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन उस ओर अंधेरा ज्यादा होने की वजह से देख नहीं पाई। हो सकता है वो कोई चोर हो, वरना ऐसे दीवार के सहारे ऊपर नहीं जाता। मुझे ही कुछ करना होगा, मीरा ने मन ही मन कहा और दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगी। मीरा जब ऊपर आई तो वो परछाई उसे हॉल की बालकनी से ऊपर आते दिखी। अगर हमने लाइट जलाई तो वो भाग जाएगा, अंधेरे में ही जाकर पकड़ते हैं उसे, मीरा ने मन ही मन खुद से किसी जासूस की तरह कहा और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हॉल की ओर गई। हालांकि वो भूल चुकी थी कि ये हॉल अक्षत का था और घर वालों का वहां जाना बिल्कुल मना था। नीचे पाल पर लगे बल्ब की हल्की रोशनी वहां तक आ रही थी। मीरा बड़ी सफाई से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बालकनी की ओर आई। जैसे ही वो परछाई बालकनी की रॉ पार करके अंदर हॉल में आई, मीरा ने उसका सीधा हाथ मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा और घुमाकर उसकी पीठ से लगाकर कहा, क्या चुराने आए हो यहाँ? खुद को बहुत शातिर समझते हो हाँ? लेकिन मेरी नजरों से बचना इतना आसान नहीं है। चोर? व्हाट द हेल? मीरा के चंगुल में फंसे उस लड़के ने कहा। क्या बात है, इंदौर के चोर इतने पढ़े लिखे? भाई वाह, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, मीरा ने ताना मारते हुए कहा। लड़के ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने इतना कसकर पकड़ रखा था, ऊपर से मोड़कर पीठ से लगाया हुआ था। बेचारा चाहता तो भी कुछ नहीं कर पाता। तुम हो कौन और ये क्या बकवास कर रही हो?
लड़के ने गुस्से से कहा। हमारी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या चुराने आए हो? मीरा ने भी अकड़ कर कहा। अबे मैं कोई चोर नहीं हूँ और मेरा घर है, मैं चाहे जैसी आऊँ, तुम होती कौन हो? लड़के ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और मीरा की ओर पलट कर कहा। लैंप की मध्यम रोशनी में वो कुछ कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन मीरा ने ध्यान नहीं दिया और 2 कदम उसकी ओर बढ़ाकर कहा, वाह क्या मस्त एक्टिंग करते हो, तुम्हारा घर एक देंगे ना रख के सारा सच उगल दोगे, रुको अभी हम सबको आवाज लगाते हैं। कहते हुए मीरा ने जैसे ही चिल्लाने की कोशिश की, लड़के ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और पीछे धकेलते हुए दीवार से लगा दिया। मीरा ने सामने देखा तो बस देखते ही रह गई। सांवला रंग, कटीली आंखें, सुर्ख होठ, बाएं कान में काले रंग की गोल छोटी बाली, सीने पर गर्दन से कुछ नीचे एक छोटा सा टैटू बना हुआ था। मीरा ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा। मुंह बंद था लेकिन दिल जोर जोर से आवाजें कर रहा था। उस लड़के की आंखें इतनी गहरी और कातिल थी कि मीरा तो क्या, कोई भी लड़की देखते ही होश खो बैठे। पर ये आंखें मीरा को जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन बोलती कैसे? मुंह तो बंद था। उसने एक तरकीब लगाई और मन ही मन कहा, दिखता तो अच्छे घर का है, फिर यहाँ क्या चुराने आया होगा? खूबसूरत भी है और आंखें तो उफ। ये क्या सोच रही है तू मीरा? याद है ना, हर खूबसूरत चीज खतरनाक होती है, और खूबसूरत है तो क्या हुआ, है तो ये चोरी ना। सोचते हुए उसने अपना पैर जोर से लड़के के पाँव पर दे मारा। आउच! लड़के ने मीरा के मुंह से हाथ हटाया और अपना पाँव देखने लगा। तभी मीरा जोर से चिल्लाई, अबे चुप, पापा ने सुन लिया तो बैंड बजा देंगे। लड़के ने एक बार फिर मीरा का मुंह बंद करते हुए कहा। तब तक निधि उठकर आ चुकी थी। हालांकि मीरा की आवाज नीचे नहीं गई थी। निधि ने जब देखा तो उनके पास आई और लड़के को मीरा से दूर करके कहा, ये क्या कर रहे हो भाई? ये मेरी दोस्त है मीरा। मीरा ने निधि के मुंह से लड़के के लिए भाई शब्द सुना तो अवाक रह गई। अपने शक को दूर करने के लिए उसने निधि से हिचकिचाते हुए कहा, ये कौन है? यही तो है अक्षत भैया। निधि ने कहा। क्या? मीरा ने सुना तो उसकी जान हलक में आ गई। कुछ देर पहले कही उसकी बातें उसके कानों में बजने लगी। कभी अक्षत को देखती तो कभी उसके पाँव को, जिस पर अभी अभी उसने मारा था। मीरा या अक्षत कुछ कहते इससे पहले ही निधि ने अक्षत से कहा, क्या है ये सब? आप मेरी दोस्त के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? दोस्त है ना तो इसे बोल दोस्त की तरह रहे, जेम्स बॉन्ड ना बने। अक्षत ने मीरा को लगभग घूरते हुए कहा। निधि मीरा के आगे आकर खड़ी हो गई और अक्षत से कहा, क्या किया इसने बताओ? इसी से पूछ लो, मेरे ही घर में आकर मुझे ही चोर समझ रही है, स्टूपिड। अक्षत ने कहा। निधि मीरा की ओर पलटी और धीरे से कहा, क्या सच में? मीरा ने मासूमियत से कहा, हमें लगा घर में चोर घुस आया है तो हमने, मतलब इस तरह दीवार चढ़कर बैल्कनी से अंदर कौन आता है? अक्षत ने निधि को पकड़कर साइड किया और मीरा को उंगली दिखाते हुए कहा, मेरा है, मैं दरवाजे से आऊं चाहे बैल्कनी से आऊं, दीवार चढ़कर आऊं या खिड़की कूदकर, तुम्हें उससे क्या? मैं बता रहा हूँ निधि, अगर तुम नहीं आती ना तो ये मेरा खून ही कर देती। नहीं नहीं, ऐसा क्यों करते हम? मीरा ने कहने की कोशिश की। तभी अक्षत ने कहा, तुम निकलो यहाँ से। आई थिंक तुम दोनों ही निकलो यहाँ से। निधि मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। जाते जाते मीरा ने पलटकर अक्षत को देखा तो वह सोफे पर बैठा अपना पाँव सहला रहा था। कमरे में आकर निधि ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अच्छा हुआ मम्मा पापा ने नहीं देखा, वरना अक्षत भैया की पिटाई पक्का हो जाती। आई एम सो सॉरी निधि, वो हमें नहीं पता था वो तुम्हारा भाई है, हमने उनसे न जाने क्या क्या बोल दिया। मीरा ने उदास होकर कहा, अरे इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चिल करो, सुबह तक सब नॉर्मल हो जाएगा। निधि ने बैठते हुए कहा, पर वो इस तरह दीवार चढ़कर, हमारा मतलब दरवाजे से भी तो आ सकते थे ना? मीरा ने कहा, साहबजादे पार्टी कर आए होंगे तो पापा से सामना करने में तो शर्म आ रही होगी ना, इसीलिए ऐसे आए हैं। वैसे भी बहुत बार वो ऐसे ही आते हैं, इसलिए तो उधर किसी को आने नहीं देते। निधि ने कहा, सोचा नहीं था आपसे ऐसे मुलाकात होगी, आप सच में कॉम्प्लिकेटेड ही हो।
मीरा बड़बड़ाई तो निधि ने कहा, क्या हुआ, चलो सो जाओ और ज्यादा मत सोचो। निधि कंबल में घुस गई। हम अभी आते हैं, कहकर मीरा ने सामने टेबल पर रखी ट्यूब उठाई और बाहर चली गई। निधि सो गई। मीरा कमरे से बाहर आई। उसने देखा हॉल में बैठा अक्षत अपने पाँव को देख रहा था। मीरा उसके पास आई और ट्यूब उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ये लगा लीजिए, इससे दर्द कम हो जाएगा। अक्षत ने मीरा की ओर देखा तो मीरा ने दुखी होकर कहा, हमें पता नहीं था आप कौन हैं, इसीलिए वो सब कह दिया। हो सके तो माफ कर दीजिएगा। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से देखता रहा। अक्षत को चुप देखकर मीरा की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई तो उसने वहां से जाना ही ठीक समझा। मीरा वहां से चली गई। अक्षत ने क्रीम पाँव पर लगाई और वही सोफे पर लेट गया। नींद कब आई उसे कुछ पता नहीं। सुबह 7 बज रहे थे। मीरा नहाकर तैयार हो चुकी थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, उसकी नजर हॉल में सोए हुए अक्षत पर गई। ना चाहते हुए भी मीरा के कदम उस ओर बढ़ गए। मीरा आकर उसके पास खड़ी हो गई। सोते हुए अक्षत बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। मीरा ने उसे देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, सोते हुए कितने अच्छे लगते हैं आप, ना कोई गुस्सा ना कोई खींच। सूरज की किरणें सीधा अक्षत के चेहरे पर आ रही थी और उसे परेशान कर रही थी। मीरा बालकनी के पास आई और उसने पर्दा आगे बढ़ा दिया, जिसने सूरज की किरणों को अंदर आने से रोक लिया। मीरा वहां से नीचे चली आई। पूजा घर के सामने आकर उसने हाथ जोड़े और कहने लगी, हे शिव भगवान, अब हमसे कोई गलती ना हो। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, हम अनजाने में भी कभी उनका दिल ना दुखाए। प्रार्थना करने के बाद मीरा जैसे ही जाने के लिए पलटी, अर्जुन से टकरा गई। अर्जुन के हाथ में हल्दी की कटोरी थी जो दादी ने ही मंगवाई थी पूजा घर में। लेकिन जैसे ही मीरा अर्जुन से टकराई, सारी की सारी हल्दी अर्जुन की शर्ट पर आ गिरी। मीरा ने देखा तो कहा, माफ कर दीजिए, वो हमने ध्यान नहीं दिया, हम साफ कर देते हैं। कहते हुए मीरा ने अपने दुपट्टे से अर्जुन की शर्ट को साफ करना शुरू किया और लगभग बड़बड़ाते ही जा रही थी। मीरा जितनी परेशान थी, अर्जुन उतने ही प्यार से उसे देख रहा था। अर्जुन ने देखा मीरा जिस दुपट्टे से हल्दी साफ कर रही है वो भी पीला हो चुका है, तो उसने कहा, इसे साफ करने के चक्कर में आपने अपना दुपट्टा खराब कर लिया। मीरा ने देखा तो अपना सर पीट लिया और मन ही मन कहा, ये क्या किया, अपना फेवरेट दुपट्टा खराब कर लिया। अभी वो खुद को कोस ही रही थी कि तभी दादी वहां आई और अर्जुन की हालत देखकर कहा, अरे अर्जुन, ये क्या सारी हल्दी अपने ऊपर गिरा ली? जी दादी, वो हमारी वजह से गिर गई, आई एम सॉरी। मीरा ने उदास होकर कहा, अरे बेटा उदास मत हो, ये तो अच्छा शगुन है। हल्दी का गिरना मतलब घर में कुछ अच्छा काम होने वाला है। क्या पता अर्जुन की शादी ही हो जाए। दादी ने हंसते हुए कहा। क्या दादी आप भी? अर्जुन ने शर्माते हुए कहा। सही कह रही है दादी, शादी की उम्र तो हो ही चुकी है तुम्हारी। दूर से राधा ने आते हुए कहा, मैं शर्ट चेंज करके आता हूँ। कहकर अर्जुन वहां से चला गया। देखा मीरा, शादी के नाम से कैसे भाग गए लाड साहब। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब सही वक्त आएगा तो वो खुद हाँ कह देंगे आंटी, और देखना उन्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। कहते हुए मीरा ने जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर की ओर देखा, सामने अक्षत खड़ा अंगड़ाई ले रहा था, जिसे देखकर मीरा ने मन ही मन कहा, बाकी इन्हें कोई लड़की शादी के लिए हाँ कहेगी कि नहीं इसका कुछ पता नहीं। सच लिखा है इन्होंने अपने नाम के आगे, कॉम्प्लिकेटेड। ऊपर खड़ा अक्षत अंगड़ाई ले रहा था। जैसे ही उसकी नजर मीरा पर पड़ी, उसने पाया कि मीरा उसे ही देख रही थी। दोनों की नजरें मिली तो मीरा ने मन ही मन कहा, यहाँ रहना है तो उनसे दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। वहीं ऊपर खड़ा अक्षत मीरा को देखते हुए सोच रहा था, तुम इस घर में ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हो मिस जेम्स बॉन्ड। मीरा मुस्कुराई तो अक्षत उसे इग्नोर करके वहाँ से चला गया। सड़ू कहेगा, मीरा ने कहा और अपना दुपट्टा बदलने सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। दूसरा दुपट्टा लेकर मीरा नीचे आई। उसने देखा राधा अकेली ही किचन में थी और मीरा भी उनकी मदद करने किचन में चली आई। मीरा की रुचि देखते हुए राधा ने भी उसे काम करने दिया और मीरा से सबके लिए चाय बनाने को कहा। सच ही कहा था मीरा ने कि उसे सिर्फ चाय बनानी आती है। उसकी बनाई चाय की खुशबू से सारा किचन महक उठा था। राधा को कुछ बनाते देखकर मीरा उनके पास आई और कहा, आप क्या बना रही हैं?
उत्तपम खाया है कभी? राधा ने बनाते हुए कहा। नहीं खाया, पर इसकी खुशबू अच्छी है। इसे कैसे बनाया आपने? मीरा ने सुगंध लेते हुए कहा। इसे सूजी और चावल के घोल से बनाते हैं। पहले गैस पर पैन पे थोड़ा सा तेल डालकर फैलाओ, फिर सूजी का घोल ऐसे धीरे धीरे फैलाना है बनाते हुए। उसके बाद इसके ऊपर बारीक कटी सब्जियां जैसे कि प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी डालकर इस पर फैलाना है। इसके बाद नमक और मसाला स्वाद अनुसार डालकर इसे दूसरी ओर पलटना है। जब दोनों तरफ से अच्छा सिक जाए तो पैन से निकाल लो। राधा ने कहा। ये तो बहुत इजी है आंटी, हमें भी सीखना है। मीरा ने कहा। पहले लोगों को तो पहचानना सीख लो। एक जानी पहचानी आवाज मीरा के कानों में पड़ी। उसने जैसे ही गर्दन घुमाई, किचन के दरवाजे पर अक्षत खड़ा था। अक्षत की आवाज सुनकर राधा पलटी और कहा, उठ गया तू? और घर कब आया? तुझे पता है ना आंसू, तेरे पापा को तेरा घर देर से आना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तू सुनता ही नहीं। सॉरी माँ, अब से नहीं होगा ऐसा। अक्षत ने अंदर आकर राधा को साइड से गले लगाते हुए कहा। ये मीरा है, निधि की सहेली। राधा ने अक्षत से कहा। हाँ, कल रात मिल चुका हूँ मैं इनसे, काफी स्ट्रॉन्ग है। अक्षत ने मीरा को घूरते हुए कहा। अच्छा है, चलो सबके साथ बैठकर नाश्ता कर लो, और मीरा तुम चाय लेकर बाहर आ जाना, ठीक है? कहते हुए राधा ने नाश्ते की प्लेट उठाई और बाहर निकल आई। किचन में बस मीरा और अक्षत थे। मीरा चाय छानने लगी। अक्षत कुछ ही दूर पर खड़ा अपने कप में दूध डालकर उसमें कॉफी मिक्स कर रहा था। मीरा ने एक बार उसकी ओर देखा और फिर वापस अपने काम में लग गई। चाय छानकर वो कप ढूंढने लगी। उसने इधर उधर देखा, कप अक्षत की साइड में रॉ में लगे थे। मीरा उसकी ओर आई तो अक्षत ने आंखों के भौएं मटका कर इशारा किया तो मीरा ने मरी हुई सी आवाज में कहा, वो कप चाहिए। कहकर अक्षत थोड़ा सा साइड हो गया। मीरा ने कप उठाए और जैसे ही साइड हुई, अक्षत को देखकर उसके हाथ से कप छूट गए। लेकिन कप नीचे गिरते इससे पहले ही अक्षत ने उन्हें अपने दोनों हाथों में कैच कर लिया। मीरा की जान में जान आई तो उसने कहा, थैंक यू। अक्षत ने अगले ही पल कप नीचे गिरा दिए। मीरा डर गई तो उसे समझ नहीं आया क्या करे। गिरने की आवाज सुनकर राधा अंदर आई और कहा, क्या हुआ? कुछ गिरने की आवाज आई। माँ, वो इनके हाथों से कप छूट गए और टूट भी गए। अक्षत ने मासूम बनते हुए कहा, जबकि सच तो कुछ और था। मीरा क्या कहती? अगर कहती भी तो कौन भरोसा करता। उसकी रोनी सूरत देखकर राधा ने बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं, कप और आ जाएंगे। तुम नाश्ते के लिए चलो, चाय मैं ले आती हूँ। सुना तुमने, माँ ने कहा है कप और आ जाएंगे। अक्षत ने मीरा से कहा। मीरा ने राधा से कहा और जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने अपना कप उठाया और उसके पास से गुजरते हुए कहा, आई जस्ट हेट थैंक यू। अक्षत वहाँ से निकल गया और मीरा मन ही मन उसे कोसते हुए बाहर चली आई। बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी मौजूद थे। मीरा भी आकर चुपचाप निधि के बगल में बैठ गई। नींद ठीक से आ गई थी ना मीरा? दादी माँ ने पूछा। जी, मीरा ने नजरें झुकाए हुए कहा, क्योंकि मीरा के बिल्कुल सामने दादी के बगल में अक्षत बैठा था। वो फिर से किसी मुसीबत में बिल्कुल नहीं फंसना चाहती थी। तभी दादू ने कहा, और छोटे जनाब, आज तुम नाश्ते की टेबल पर क्या कर रहे हो? आज से पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। अक्षत दादाजी का ताना समझ चुका था, क्योंकि आज से पहले ना तो वो कभी इतना जल्दी उठा था और ना ही नाश्ते के लिए नीचे आया था। रघु अक्सर उसका नाश्ता ऊपर ही लेकर जाता था। ओ कम ऑन दादू, आज जल्दी उठा तो सोचा सबके साथ नाश्ता कर लूं। अरे बेटा, आज क्यों, रोज आया करो, परिवार के साथ बैठकर खाने का अपना ही मजा है, विजय ने कहा। राधा सबके लिए चाय ले आई। उसने अक्षत को छोड़कर सबको चाय दी और सबकी प्लेट में नाश्ता परोसकर खुद भी चाय लेकर बैठ गई। दादू ने जैसे ही एक घूंट भरा, कहा, वाह, आज की चाय बड़ी स्वादिष्ट है बहू, सच में पीते ही मन खुश हो गया। पापा, आज चाय मैंने नहीं बल्कि मीरा ने बनाई है, ये इसके हाथों का जादू है, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही सबने सुना चाय आज मीरा ने बनाई है तो सब चाय पीते हुए मीरा की तारीफ करने लगे। अर्जुन ने तो फटाफट अपनी चाय खत्म भी कर दी और कहा, माँ, मुझे एक कप चाय और चाहिए। राधा ने सुना तो हैरानी से अर्जुन की ओर देखा और फिर उसे एक कप चाय और दे दी। अक्षत बैठा बैठा अर्जुन को घूर रहा था। तभी दादी ने कहा, अक्षत, तुम भी चाय पीकर देखो, बहुत अच्छी बनी है।
मैंने अभी नशा करना शुरू नहीं किया है, अक्षत ने कॉफी पीते हुए कहा। चाय में नशा होता है? किसने कहा? और मीरा ने तो वैसे भी अच्छी चाय बनाई है, अर्जुन ने कहा। हाँ तो आप लोग पियो, मुझे नहीं पसंद, कहते हुए अक्षत उत्तपम खाने लगा। सभी चुपचाप नाश्ता करने लगे। मीरा और निधि नाश्ता करने के बाद उठकर कमरे से अपनी बुक्स और बैग्स ले आई। अर्जुन ने देखा तो कहा, निधि मैं उधर ही जा रहा हूँ, चलो तुम दोनों को भी छोड़ देता हूँ। आपकी तबीयत ठीक है ना भैया? निधि ने अर्जुन के माथे को हाथ लगाकर कहा। हाँ क्यों? अर्जुन ने कहा। आज से पहले तो आपने कभी नहीं कहा निधि कॉलेज छोड़ देता हूँ, फिर आज अचानक? निधि ने दाल में काला देखते हुए कहा। निधि के बात सुनकर अर्जुन झेप गया। अब बेचारा कैसे कहता कि वो कॉलेज मीरा की वजह से जाना चाहता था। उसने निधि से कहा, मुझे सच में उस साइड काम है, तुम्हें जाना है जाओ। कहते हुए अर्जुन जाने लगा तो निधि ने रोकते हुए कहा, अरे अरे भैया मैं तो मजाक कर रही थी, अब चलो जल्दी देर हो जाएगी, बस 2 मिनट में अपना बैग और फोन लेकर आता हूँ। कहते हुए अर्जुन चला गया। निधि बाहर जा चुकी थी। मीरा वही खड़ी अर्जुन के आने का इंतजार कर रही थी। अर्जुन वापस आया तो उसके हाथ में बैग, फोन और ढेर सारी फाइल्स भी थी। ये हमें दे दीजिए, मीरा ने सहजता से कहा तो अर्जुन ने फोन और बैग छोड़कर फाइल्स मीरा को थमा दी। दोनों साथ साथ चलने लगे तो अर्जुन ने कहा, चाय अच्छी बनी थी। थैंक यू, मीरा ने कहा। अब इससे आगे अर्जुन के पास बोलने को कुछ नहीं था। निधि बाहर आकर पहले ही गाड़ी में पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। अर्जुन मुस्कुराया और आगे बढ़कर मीरा के लिए दरवाजा खोला, लेकिन मीरा बैठती उससे पहले ही अक्षत आकर बैठ गया। तुम कहा? अर्जुन ने अपने सपनों के पुल को टूटते देखकर कहा। वो आगे मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देना, अक्षत ने कहा। तू बाइक से चला जा, अर्जुन ने कहा। नहीं, वो मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, वहाँ से मुझे बाहर जाना है, उनके पास गाड़ी है, बाइक कहाँ खड़ी करूँगा, अक्षत ने कहा। अर्जुन ने मीरा के लिए पीछे का दरवाजा खोला और बैठने का इशारा किया। खुद आकर ड्राइवर सीट पर बैठा और सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, पापा को बताया अपने बाहर जाने के बारे में? चिल ब्रो, पापा के आने से पहले घर आ जाऊंगा मैं, अब चलो, मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है, अक्षत ने कहा। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी।